अस्सलामुअलैकुम। बोनिस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। मैं हूँ महरुख शहरियार। नाजरीन, हादसा बीत गया लेकिन सोगवार छोड़ गया। फैसलाबाद में बॉयलर धमाके में जान बहक अफराद की तादाद 16 तक जा पहुंची है। अफसोसनाक वाकया, एक ही खानदान के 7 अफराद को भी अबदी नींद सुला गया। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि फैक्ट्री के एतराफ में मौजूद कई घरों की छतें भी गिर गई। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर का फटना कयामत ढा गया। तबाही का अंदाजा इन मनासिर से लगाएं। फैक्ट्री ज़मीं बोस हुई और इर्द गिर्द की इमारतों को भी ले डूबी। छत गिरने से मियाँ बीबी और इनके 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत मलबे से लाशों को निकाला। अफसोसनाक वाकया, एक ही खानदान के 7 अफराद की जान ले गया। बदकिस्मत घराने ने किस किस का खोया, घर के मासूर शख्स ने बयान कर दिया। ते 4 भतीजे ते भाई बड़ा अकेला रह गया। पता नहीं लगा कब कितों फटिया कितों क़यामत मेरे ते ही बन गई है। रेस्क्यू टीमों ने जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने मज़ीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा ज़ाहिर किया है। इस वाक़े से मुतालिक ताज़ा अपडेट्स ये सामने आ रही हैं कि अभी तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक मज़ीद किसी के भी मलबे तले दबे होने का खदशा नहीं है। अब सिर्फ मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो क्या बता रहे हैं इससे मुतालिक? बाद में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मलकपुर के इलाके में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से फैक्ट्री जो है मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस होगी, बल्कि उसके साथ मुल्क का 2 मज़ीद फैक्ट्रियाँ और 9 घर जो हैं वो भी बुरी तरह मस्मार हो गए हैं, जिसकी वजह से नीचे दब जाने से 16 अफराद जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। जबकि गैर मुसद्दक़ा इतलात ये हैं कि डेथ टॉल जो है वो 17 तक पहुँचा हुआ है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ऑपरेशन जो है जानब से मुकम्मल कर लिया गया है और ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद डिटेक्टर्स की मदद से चेक किया गया। इस बात की तसल्ली की गई है कि कोई भी नीचे कोई शख्स दबा हुआ ना हुआ। केमिकल के ड्रम हैं वो बिखरे पड़े हैं और केमिकल लीक होने की वजह से यहाँ पर सांस लेने में शहरियों को, अहले इलाका को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू हुकाम की जानब से डिक्लेयर कर दिया गया है कि तमाम जो जाए हादसा है वहाँ पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 16 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि जो हालात हैं उसके मुताबिक 17 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू काम का कहना है कि डिटेक्टर्स की मदद से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है। अब ये जो मलबा पड़ा हुआ है इसको हटाने। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन का दौरा। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अहम ओहदेदारान से मुलाकातें की हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने दौरे में 4थे EU इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। इसहाक़ डार ने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने हंगरी में तुलबा वज़ाइफ पर एक मुफ़ाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए। उन्होंने डेनिस, सिल्वेनियन और डच वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकातें की। रहीम खान में ऑयल टैंकर में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या मुस्लिम चौक के करीब वर्कशॉप में पेश आया। ऑयल टैंकर की मरम्मत के दौरान वेल्डिंग करते हुए आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद में शुजात हुसैन, मकबूल हुसैन, शहजाद हुसैन और फजल मोहम्मद शामिल हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू, पुलिस इंतजामिया और पाक फौज के जवान मौके पर मौजूद रहे। एक और अहम मामला ये भी है कि इंतखाबी अमले को धमकाने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला KP के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत हुआ है। सुहेल आफरीदी मसरूफियात के सबब पेश नहीं हो सके हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने हाजिरी से इस्तिस्ना भी दे दिया है। दूसरी जानिब खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसी मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला KP को जारी नोटिस पर समाअत की। एडवोकेट जनरल KP, सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी और मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने वज़ीर आला KP को साथी हैसियत में तलब किया था। वकील अली बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है, मीटिंग में मसरूफ हैं। DRO ने भी तलब कर रखा है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे तो DRO के पास कैसे पेश होंगे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर अली बुखारी जज्बाती हो गए और कहा कि इन रिमार्क्स के बाद क्या मुझे इंसाफ मिलेगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने समाअत के दौरान कहा कि NA-18 हरीपुर से उमर अयूब की अहलिया उम्मीदवार हैं। ज़ाब्ता अखलाक के तहत इंतखाबी मुहिम में कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर शिरकत नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने चंबा हवेलिया में जलसे से खिताब किया जो इंतखाबी हल्के की सरहद पर है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वज़ीर आला KP ने इंतखाबी अमले को धमकाया। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी
ने कहा कि तहसील हवेलियाँ एबटाबाद में है, हरीपुर में नहीं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हमें मालूम है कि हवेलियाँ एबटाबाद में है। अली बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब भी हल्के से मोहलिका हसन अब्दाल अस्पताल के मंसूबे का ऐलान करके गयी। अगर एक को नोटिस किया है तो दूसरे को भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवार की दरख्वास्त की नकल और वज़ीर आला के खिताब का मतन अली बुखारी को फराहम करने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हमने आज ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर को भी नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा समाअत की तारीख का ऐलान अबूरी ऑर्डर में किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुद्दा पेशावर हाई कोर्ट ले गए। सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में तलबी बिला जवाज करार दी। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 के खिलाफ वर्जी है। NA 96 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया। उसके साथ मुस्लिम नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। और अभी खबर यह है कि नून लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोकर की जानिब से उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 129 के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अहम उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया है। इजलास में तंजीम साजी, राबता मुहिम और पोलिंग डे प्लान के हवाले से हैं। मलिक सैफुल मलूक खोकर ने कारकुनान को हिदायत की है कि घर घर राबता मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पार्टी का पैगाम पहुँचाया जा सके। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि NA 129 की नशिस्त पर नून लीग भरपूर क़ुव्वत से जीत जाएगी। हल्के के अवाम ने हमेशा नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। नून लीग आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी के साथ की जाएगी। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वफ़ाक़ी आईनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला पैगाम जारी कर दिया। आपको अपडेट करें। पहले पैगाम में उन्होंने कहा कि हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। आईनी अदालत मुल्की आईनी ढांचे के लिए अहम संगे मील करार। चीफ जस्टिस का अदालती अमल में अवामी रसाई और शफाफियत को खुसूसी अहमियत देने का अज़्म। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आइन के देर पार वादे की नई तजदीद है। अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। चीफ जस्टिस ने इस अज़्म का इजहार किया कि अदालत में आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक निपटाया जाएगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि वफाकी आईनी अदालत आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत होगी। और भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान इंफॉर्मेशन वॉर भी भरपूर तरीके से जारी थी। हमारी जेनजी ने बर वक्त और दुरुस्त मालूमात मौसर अंदाज में पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। जेनजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माबैन बेहतरीन ताउन और हम आहंगी देखने को मिली। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब किया गया। कहा कि पाकिस्तान का मीडिया लैंडस्केप मुस्बत समत में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। During the recent conflict with India, that there was an information war going on simultaneously. So in that information war, our Gen Z played a very vital role in getting out the right information at the right time. It was a great collaboration, cohesion between the media houses, between the Gen Z, between the digital media platform, and it resulted in a great information output for our country. Proactive information dissemination, ensuring timely, accurate and coherent messaging by government institutions. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सनअती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनअती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफे से मुतालिक तफसीली सिफारिशात पेश की गई हैं। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मुआशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनअती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कारोबार में आसानी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजी शोबा मुल्क की सनअती तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने पेश करदा तजावीज़ की तारीफ़ करते हुए हिदायत की कि उन्हें मईशत के दीगर शोबों से मुतालिक सिफारिशात के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फज़्ल व करम से मुल्क की मुआशी समेत बेहतर होती जा रही है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है।
11ویں NFC ایوارڈ کے ابتدائی اجلاس کی تاریخ میں ایک بار پھر رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن کی پہلی میٹنگ کے لیے اب 4 دسمبر کی نئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں NFC کے تکنیکی اور آئینی فورمز پر مالیاتی امور پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے، جبکہ 4 صوبائی حکومتوں کے وزرائے خزانہ بھی شریک ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 11ویں NFC ایوارڈ کی ابتدائی اجلاس کی تاریخ میں ایک بار پھر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ قومی مالیاتی کمیشن کی پہلی میٹنگ کے لیے اب 4 دسمبر کی نئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ بھارتی غرور کا سر نیچا، دبئی ایئر شو میں بھارت کا تیجس طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ مختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھارتی طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ہم نے فوٹیجز دکھائی تھی جس میں تیجس طیاروں سے آئل لیکیج کا معاملہ تھا اور وہاں موجود عملہ شاپرز کے ذریعے اس آئل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ طیارے ہیں جس پر بھارت کو بڑا ناز ہے۔ بھارتی غرور کا سر ایک بار پھر نیچا، دبئی ایئر شو میں بھارت کا تیجس طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات ہوگی، نمائندہ خصوصی سلمان آوان جوائن کریں۔ سلمان، پہلے صرف لیکیج تھی، اب یہ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، بھارت کا غرور بھی تباہ ہو چکا ہے۔ بھارت کے لیے، بھارتی ایئر فورس کے لیے یقینی طور پر یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم کے اوپر انہیں ایسی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ یقینی طور پر انڈین ایئر فورس کا، بھارت کا غرور جو ہے اس کو ایک طرح سے سزا ملی ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے مقابلے میں وہ جھوٹے دعوے کرتے تھے، تیجس کو جدید ترین طیاروں کے مقابلے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ کر پیش کرتے رہے، اور آج تیجس جو ہے غرور سمیت بھارتی فضائیہ کا جو فخر تھا اس سمیت گر کر دبئی میں تباہ ہو گئے۔ مختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق 2:10 پر پیش آیا، جب انڈین ایئر فورس کا تیجس طیارہ جو کہ ہندوستان ایروناٹکس کا تیار کرتا ہے، یہ آڈینس کے لیے جو وہاں پر لوگ موجود تھے، انٹرنیشنل ایئر شو دیکھنے کے لیے جمع تھے، وہاں پر یہ ایریل پرفارمنس دے رہا تھا طیارہ کو۔ اس دوران طیارہ جو ہے وہ اچانک زمین پر آن گرا اور اس کے اندر آگ لگ گئی۔ ابھی اس حوالے سے پائلٹ کے بارے میں کوئی اطلاع کنفرم نہیں ہے۔ آن گراؤنڈ جو کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ شاید پائلٹ بھی طیارے کے اندر ہی موجود تھا اور وہ سیفلی ایجیکٹ نہیں کر پایا، لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی کنفرم بات نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ بھارت کا تیار کردہ، ہندوستان ایروناٹکس کا تیار کردہ تیجس طیارہ گر کر دبئی ایئر شو میں تباہ ہو چکا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا پاکستان ایئر فورس کا JF-17 تھنڈر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا، اور پاکستان نے ایک اور ملک کے ساتھ جو ہے اس کی فروخت کی ڈیل بھی سائن کی، جبکہ تیجس طیارے کو جو کہ دبئی ایئر شو میں شریک تھا شروع سے ہی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیجس طیارہ جو ہے ابھی مکمل طور پر کسی 4.5 یا 5th جنریشن طیارے تو کیا کسی بھی طرح سے انڈین ایئر فورس میں بھی شمولیت کے قابل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین ایئر فورس میں ابھی تک طیارے کا جو سلمان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اسی پر ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ حارث صاحب، پہلے ہم نے دیکھا یہ تیجس طیارے بڑی بڑی باتیں کی گئی، آئل لیکیج کی جو فوٹیج تھی اس نے بڑی جگہ سائی کی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ طیارہ ہی گر کر تباہ ہو گیا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ شاید جو پائلٹ تھا وہ بھی ایجیکشن اس کی نہیں ہو سکی ہے۔ دیکھیں، یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھارت کی ڈیفنس پروڈکشن کا کیا حال ہے، اور ابھی ان کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور ایک چیز نے کیا باتیں ان کے بارے میں دیکھی، ڈیفنس انڈسٹری کے بارے میں 40 سال سے یہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ تیزہ جہاز بنائی۔ اس کا 2 دن پہلے کھڑے شوب میں اس کا پورا فیول لیک ہو گیا، ان کو کنسر رکھنے پڑے، اس کو دکھا دو دنیا میں بےعزتی ہوئی اس کی، اور اب ان کا آگے کریش کر گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پریکٹیکلی دینا ساؤنڈ میکینیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ وہاں پہ چونکہ کرتا ہوں ایسا گورنمنٹ دیتی ہے، یہ کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد پارٹ کی شو کرتے ہیں، ہم ملک میں بنا رہے ہیں، یہ بات سے لاتے ہیں۔ اس سے یہ دیکھنے کہ ان کے ریسرچ ان کا کتنا برا حال ہے۔ پاکستان نے 15 سے 20 سال کے اندر یہ 17 طیارے انڈیجنس کے ملک سے تیار کرنے کے لیے چائنا کی مدد سے آج 200 طیارے ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، اور پھر J-10 میں بھی ہم نے اب تیاری شروع کر دی ہے، اور انڈیا نے یہ جہاز بنائی ہے، پوری دنیا میں اس جہاز کو لینے کے لیے تیار نہیں، اڑانے کے لیے تیار نہیں، تو پائلٹ کا کانفیڈنس کیا رہا تو ایک سوچتے دنیا کی نظروں کے سامنے یہ جہاز گر گیا، اس کا مطلب انڈین ایئر فورس پائلٹ، انڈین یہ مشین ایوری تھنگ انٹرینڈ اور ٹیکنیکلی بالکل ساؤنڈ نہیں ہے، اور ان کو میرے خیال میں تیز جہازوں کو گراؤنڈ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا انڈیا کی ایئر فورس کے لیے
और इंडिया की एयर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। ये किस तरह से अब इसको सेव करेंगे, कहाँ पे मुंह छुपाएंगे? तेजस तैयारे वो तैयारे हैं जिस पर भारत को बड़ा नाज था। पहले वो फुटेजेस हमने देखी एक हफ्ता कबल जो आई, और फिर आज ये वाला वाकया हो जाना, और फिर हमने ये भी देखा है कि बार बार जो फिजाइया है उनकी जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं कि न सिर्फ उनके पायलट्स बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी भी दुनिया में बहुत आगे है। आप इससे अंदाजा लगाओ, ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रखेंगे। क्या ये एयरफोर्स, क्या ये इनके पास जो तैयारी है, इंक्लूडिंग इवन राफेल, जिसको नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द खुद है, कहता था कि काश मेरे पास राफेल जहाज होते तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का पता नहीं क्या कर देता। अभी करके दिखाए ना, करके क्या दिखाया? आपने 4 जहाज गिरवा लिए, 7 जहाज आपके गिरा दिए। ट्रम्प ने कहा कि 8 जहाजों ने डैमेज किया, 8 जहाज आप मानते नहीं हो। फिर 4 महीने के बाद आपकी एयर चीफ कहता है ज्यादा पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा दिए। भाई कौन से जहाज गिराए, कौन सा मेकअप था, कहाँ डेटलिस गिरी, किस मुल्क की रिपोर्टिंग की, कोई इसकी वीडियो ऑडियो दिखा दो, कोई दुनिया की रिपोर्टिंग बता दो। इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने शैलो और कितने ये कमजोर हैं, और इनकी एयरफोर्स, इनकी मिलिट्री अनट्रेन, अनप्रोफेशनल, और इनको चाहिए कि चुप करके दुम दबा के बैठें और पाकिस्तान के लड़ना छोड़ें, टेबल पे आके बात करें। हारिस साहब, JF-17 थंडर की बड़ी बाज़गश्त होती है और भारत को बड़ा खटकता है हमारा ये तैयारा। हमने न सिर्फ मार्का हक में जो कर दिखाया है JF-17 थंडर्स के थ्रू, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा भी ये जो एयर शो है, इसमें हमने देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ बड़े MOU साइन हो रहे हैं और बड़ी वाह भी हो रही है ज़ाहिर है JF-17 थंडर की। इसके मुकाबले में जो भारतीय टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से मुशाहिदा करेंगे? आपके सामने अमेरिकन कांग्रेस रिपोर्ट में देख रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान के JF-17 ने जिस तरीके से भारत की एयरफोर्स को इनफेक्टिव कर दिया, उनके जहाज़ों को ग्राउंड पे कर दिया, छुपा के रख दिया, सिक्योरिटी चीज कर ली। चाइनीज जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की वो बहुत ही इफेक्टिव थी, जिसकी वजह से अब दुनिया पाकिस्तान को चाइना की तरफ देख रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल की जाए, बजाय कि ये इन्होंने उनकी मार्केटिंग खराब कर दी राफेल जहाज़ों की। तो इससे ये अंदाजा लगाइए कि कितने कमजोर, कितने अनट्रेन्ड, कितने इनके 900 पायलट कम है, 9 स्क्वाड्रन कम है। पायलट ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, एयरफोर्स में आई नहीं रहे। लोग कहते हैं आएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स से मुकाबला को हमें मार दिया जाएगा। चीन का हाल है। आई थिंक ये अभी रीजन में छुपते फिर रहे हैं। पाकिस्तान में रीजन स्टेबलाइजर बन गया, पाकिस्तान को दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। पाकिस्तान फौज मिलिट्री जो है नॉन नंबर 1 बन गई है, और ये बेटी बनी बन के कोने में लगे बैठे हुए हैं, इनको शर्म होनी चाहिए। सही है। नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम खबर, और अपने नाजरीन को कुछ उसकी फुटेजेस भी हम दिखा रहे हैं, बोल एक्सक्लूसिव है। देखा जा सकता है किस तरह से जब तेजस गिर कर तबाह हुआ है तो धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं। तो अब ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता कम से कम पाकिस्तान के ऊपर कि ये फेक रिपोर्टिंग है, क्योंकि मार्का हक में भी पाकिस्तान ने जिस तरह से रिपोर्टिंग की और मीडिया ने जो किरदार अदा किया पाकिस्तान की जानिब से, वो भी दुनिया ने देखा। और जिस तरह से गोदी मीडिया की जानिब से तमाम तर चीज़ें की गई हैं, वो सब भी पूरी दुनिया देख चुकी है। ये वो तैयारे हैं, तेजस तैयारे, जो बड़े ही धूमधाम से दुबई के शो में लाए गए थे, और शो शुरू होने के कुछ ही टाइम के बाद हमने देखा कि उनका जो फ्यूल था वो लीक होता नजर आया। और वो फुटेजेस तकरीबन 1 हफ्ता पहले बोल न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा चुका है, किस तरह से वहां पर जो अमला मौजूद था वो शॉपर्स लगा के फ्यूल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज उसी तैयारे से मुतालिक खबर आ रही है कि वो गिर कर तबाह हो गया है। इस हवाले से भारतीय गुरूर का सर नीचा, दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ये मनासिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ और धुएं के बादल आसमान में देखे जा रहे हैं। भारत को एक बार फिर जगहसाई का सामना करना पड़ा। मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय गिरकर तबाह हो गया। इसी पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मीसम रजा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे? भारतीय गुरूर का सर नीचा हो गया है, सारी फुटेजेस अब सामने आ रही हैं, भारत इसको तो नहीं झुठला सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले चूँकि मैं खुद एविएटर हूँ और मेरा एविएशन से ताल्लुक है, तो मैं कतई तौर पर इस पे कोई खुशी का इजहार नहीं करूँगा, भले वो हमारा दुश्मन है और एक नाकस कारकर्दगी वाला दुश्मन है। लेकिन सबसे पहले तो मैं दिली तौर पे दुख का इजहार करूँगा कि बड़ी कीमती जानें, और वो माँ का बच्चा होगा, किसी का शौहर होगा, किसी का बाप होगा, पायलट जो है। लेकिन अब आ जाते हैं कि इनकी जो एक बात जो हम पिछले 1 साल से तवातर के साथ ये कर रहे हैं
کہ ان کو یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، ان کے یہ بس کی بات نہیں. یہ کیوں دنیا کی ماؤں کے بچوں کے اور بیویوں کے شوہر کے دشمن بن چکے ہوئے ہیں؟ نہ ان کے اندر کوئی قابلیت ہے، نہ ٹریننگ ہے، نہ موٹیویشن ہے، نہ کسی قسم کا ان کا ٹیکنیکل نالج ہے. اب انہوں نے اس ایئر شو میں، دبئی ایئر شو میں جس طرح انہوں نے پیسے کی بھرمار دکھائی، وہ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی انڈین ایئر فورس کا کوئی سٹال ہے. وہ لگ رہا تھا کہ اڈانی کی کوئی دکان ہے جو وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. بیسیکلی وہ جو مئی کی جگ ہسائی تھی اس کا وہ رونا دھونا چاہ رہے تھے. اب جب وہ اڑان اڑا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں اس میں آئل لیک ہو رہا تھا اور وہ پوری دنیا نے دیکھا اور اس کا ایک تماشا بنا. بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ایک کو سیریس نوٹس لیتے اور اس ٹیکنیکل فالٹ کو پروفیشنلی ڈیل کرتے، انہوں نے دوبارہ اس چیز کے اوپر ضد ہو کے اپنے اسی ناقص جہاز کو اور ناقص ٹرین پائلٹس کو دوبارہ اڑوایا. اور اب جب یہ جہاز گرا ہے، دھوئیں اٹھ رہے ہیں مخدوم ایئرپورٹ سے، پائلٹس کے ابھی لاپتہ ہے. دبئی سول ایویشن خود اس وقت چیسلر ہے کہ جو دنیا سیفسٹ جن کا ریکارڈ ہے اپنی میکسیمم ایئرپورٹ کی کمٹمنٹ کے باوجود، آج وہ لوگ بھی جو ہیں وہ دانتوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. اب یہ ہائی ٹائم ہے بھارت کو دے شوڈ لک ان. نقصان پہنچا تو وہ کاؤنٹ 8 ہی ہے. اب یہ ایک اور طیارہ انڈیا کا ہم نے دیکھا ہے کہ گر کر تباہ ہوا ہے، تو اس کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں گے، یہ نہ صرف ٹرمپ صاحب کو یہ موقع ملا ہے بلکہ یہ پوری دنیا اس وقت اس بات کے اوپر. اب دیکھیں انڈونیشیا جو ہے وہ رافیل خرید رہا تھا، 40 رافیل کی ڈیل ہو رہی تھی، اور جو ہی ان کے پائلٹس کی ناقص کارکردگی اور ان پروفیشنل ڈپلائمنٹ کی وجہ سے جب وہ جہاز گرے، اور پاکستان کی جو ہمارے اپنے F-17 اور J-10 نے جب وہ جہاز گرائے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک کمپیریزن تھا کہ ایک پروفیشنلٹی کا بٹوین پاکستان ایئر فورس اینڈ انڈین ایئر فورس. اور اس اتنی خوبصورت مشین جو رافیل تھی اس کی ڈیل انڈونیشیا نے کینسل کی، اور اب وہ J-10C کے اوپر وہ جا رہے ہیں. اب یہ نہ صرف خود اپنے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کے لیے اپنے آپ کو یہ بلیک لسٹ کروانے جا رہے ہیں. اب کوئی ملک جو ہے وہ ان کو اپنی اکوپمنٹ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چاہے یہ کتنی مہنگی سے مہنگی اس کو پرائز دینے کے لیے تیار ہو جائیں. جبکہ پاکستان کو اب دنیا خود اپنی فری اکوپمنٹ یوز کرنے کے لیے آفر کر رہی ہے تاکہ پاکستان کی پروفیشنلٹی کی وجہ سے ان کی اکوپمنٹ کی مارکیٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہے وہ اسی پروفیشنلٹی کو دیکھتے ہوئے کیا ہے. جی اچھا میسم رضا صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ٹریننگ پر سوالیہ نشان ہے، پھر دوسرا کہ دبئی ایئر شو جہاں پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر اس طریقے کا کہ بھارت مطلب کیا سوچ کیا رہا ہے، کر کیا رہا ہے، اس کو خود پتہ بھی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بیسیکلی انہوں نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ ہی دبئی ایئر شو میں کیا ہے اور یہی ان کی صلاحیت ہے. اور اس سے اگلی لائن میں کچھ بولوں گا ہی نہیں. آپ نے خود ہی سمندر کو پوزے میں بند کر دیا ہے کہ ایگزیکٹلی جو وہ ہیں اس کا انہوں نے ڈسپلے کر دیا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میسم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ فوٹیجز ہیں جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں. دو جانب ہم اس وقت فوٹیجز دکھا رہے ہیں. بول کی جو اسکرین ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک جانب ہم وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں کہ جب یہ فیول لیکنگ کا، فیول لیکیج کا جو منظر تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا، فوٹیجز وائرل ہوئی. زیادہ پرانی بات نہیں ہے رمشا، تقریباً 5-6 دن پرانی بات ہے جب بول نے یہ خبر نشر کی تھی. اور جب یہ شو باقاعدہ طور پر شروع ہوا تھا تو JF-17 تھنڈر کی جو شان تھی، جو دھاک تھی، وہ تو پوری دنیا نے دیکھی ہی تھی. لیکن یہ فوٹیجز جب دنیا کے سامنے آئی تھی تو بھارتی فضائیہ کی ناقص کارکردگی اور اس کے معیار پر بڑے سوالات اٹھے تھے. آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے اس سے ایک بڑا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. بھارت کو عالمی فورم پر سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بھارتی فضائیہ کا ناقص معیار اور غیر پیشہ ورانہ صلاحیتیں بے نقاب ہوئی ہیں. دبئی ایئر شو میں بھارت کا تیجس طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے. بھارتی فضائیہ کا ناقص معیار اور غیر پیشہ ورانہ صلاحیتیں بے نقاب ہو گئی ہیں. سلمان اوان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سلمان، ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے جیسے ہی واقعات ہوتے ہیں فوراً جو ان کا گودی میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا، کس طرح سے چھپا رہے ہیں اس کو؟
जी, अभी तक तो पूरा गोदी मीडिया जो है वो सत्ते में ही है। फिलहाल तो तेजस के ऊपर मातम होता ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाकईतन जिस तरह से अभी हमारे एक्सपर्ट ने भी पॉइंट आउट किया, ये इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड का मुजाहरा किया गया है, इंतहाई नाकिस रवैये का मुजाहरा किया गया है इंडियन एयरफोर्स की जानिब से कि किस तरह से ये वही तैयारा है। कुछ मीडिया जराए हमें बता रहे हैं कि ये वही तैयारा है जिसके बारे में अभी चंद रोज पहले जब एयर शो शुरू हुआ तो इसी तैयारे के ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम सामने आई थी। पूरी दुनिया के अंदर उसका ढंढोरा पिटा था, सबके सामने इंडियन एयरफोर्स को शदीद शर्मिंदगी भी उठाना पड़ी, लेकिन उसी तैयारे को, उसी पायलट को मजबूर किया गया अपनी नाक ऊंची रखने के लिए कि वो ये तैयारा उड़ाए, और उसके नतीजे में इंडियन एयरफोर्स ने अपने तैयारे से भी हाथ धोया। और खुदा न खास्ता की इंसानी जान सबकी बराबर होती है, और खासतौर पर वो लोग जो कि यूनिफॉर्म में होते हैं उनकी, और वो अपनी फर्ज की अदायगी के दौरान जान से जाते हैं, यकीनी तौर पर वो इज्जत और एहतराम के मुर्तकिब होते हैं, चाहे वो किसी दुश्मन से ही मुल्क से ताल्लुक क्यों न रखते हो। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स के पायलट के हवाले से भी कोई कंफर्म नहीं हो सका, लेकिन कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि शायद पायलट जो है वो सेफली, हम बात कर रहे थे पहले भी कि सेफली वो इजेक्ट नहीं हो पाए। तो इससे जाहिर होता है कि किस तरह से एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड इंडियन एयरफोर्स के अंदर पाया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देखें कि उनके एयर चीफ जो है किस तरह से सरेआम खुलेआम झूठ बोलते हैं। जब मार्का हक हुआ पहले दिन पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए, और अगले दिन पूरी तफसील जो है पूरी दुनिया के सामने एयर मार्शल औरंगजेब ने रखी। और उसके बाद आप देखें तो किस तरह से इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है, सरबराह जो है, अपनी वर्दी पहनकर पूरी दुनिया के सामने हमें झूठ बोलते दिखाई दिए कि कई महीने बाद उनको ख्याल आया कि हाँ, हमने भी शायद पाकिस्तान के कुछ तैयारे तबाह किए हैं और हमने भी पाकिस्तान में कुछ मकामात को हिट किया है। तो उनका झूठ जो है यकीनी तौर पर अब मजीद नहीं बिकने वाला। इससे इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो एक बहरान इस वक्त जारी है कि उनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रंस की वो 41 या 42 है, 40 के लगभग है, 40 प्लस है, लेकिन इस वक्त आप देखें कि वो अपने MiG-21 जो है वो रिटायर्ड कर चुके हैं, 6-7 स्क्वाड्रन उसके फारिग हो चुके हैं। इसके साथ साथ उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंडक्ट करने का कोई मंसूबा नहीं है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स इस हवाले से बड़े वाज़ेह प्लान के साथ आगे बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। और इंशाल्लाह आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान अपना पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट इंडक्ट करेगा, J-35, जबकि इंडियन एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। राफेल उनके पास ले देकर जदीद तरीन जहाज रह जाएंगे, और राफेल का भी जो हशर मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम बरसूस के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि इंडियन एयरफोर्स इतने जदीद, इतने बेहतरीन जहाज को उड़ाने की कैपेबल ही नहीं है। इंडियन एयरफोर्स बहुत सारी चीजों के अंदर अब लैक करती है। इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की किल चेन ने बुरे तरीके से पछाड़ कर रखा है, और यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स के जो इस किस्म के स्कैंडल्स हैं, इस किस्म के मामलात हैं, इस किस्म की जो परेशान कुन सूरत हाल है, अब वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है कि इंडियन मिलिट्री माइट बिल्कुल एक ढकोसला थी, बिल्कुल एक मिथ थी। पाकिस्तान अब क्रेडिबल कन्वेंशनल डेटरेंस रखता है। पाकिस्तान भारत को रिवायती जंग में भी जो है चारों शाने चित कर सकता है, और पाकिस्तान ने ये करके दिखाया भी है। जी अच्छा सलमान, ये कहते हैं ना कि झूठ आप ज्यादा देर छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे गिराए, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ तो बिना कुछ किए भारत के तैयारे खुद ही गिर रहे हैं। तो ये बात तो अब वो नहीं झुठला सकते कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके जब जंग के दौरान हम देखा कि 6 तैयारे गिराए गए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें मसला सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म का है जो दोनों तरफ से बिल्कुल उसके अंदर एक हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब थे, उनकी जो क्लिप्स थे, उनकी जो ब्रीफिंग थी, वो आज भी इंडियन मीडिया जो है वो एक क्लासिक जो इंडियन माहिरीन है, डिफेंस माहिरीन है, जो समझ बूझ रखते हैं, प्रवीण स्वानी की आप मिसाल ले लें, बहुत बड़ा नाम है। वो जब भी ऑपरेशन सिंदूर, मार्का हक की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात करते हैं, वो 90% अपनी वीडियोस के अंदर हमें ABM औरंगजेब का नाम लेते दिखाई देते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ करते दिखाई देते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल है, बल्कि तीनों मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से मिलकर काम किया वो उसको अप्रिशिएट करते दिखाई देते हैं। तो यही डिफरेंस है, यही फर्क है पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, कि भारत की एयरफोर्स, भारत की जो फिजाइया है भारत की, बल्कि तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं वो अब इस वक्त हमें BJP और RSS का एक विंग के तौर पर दिखाई देती हैं। ये तीनों फोर्सेस जो हैं किसी तौर पर भी अब एक प्रोफेशनल फोर्सेस दिखाई नहीं देती, बल्कि ये
मोदी के एजेंडे को टो करने वाली फोर्सेस हमें दिखाई देती हैं, मोदी से इंस्पायर्ड हमें फोर्सेस दिखाई देती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारतीय दिफाई तजिया निगारों का ये कहना है कि इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है, जो अपने ऑपरेशनल मामलात हैं वो भी मोदी के सुपुर्द कर चुकी हैं। मोदी जी डिसाइड करते हैं कि कौन सा जहाज लड़ेगा, जहाज मिसाइल फायर करेगा या नहीं फायर करेगा, इंडियन एयरफोर्स आगे जाएगी पीछे रहेगी। तो जो ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल मामलात हैं, जब उनके अंदर भी मोदी जी घुसे होंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो यही कुछ निकलना है जो आज हमारे सामने है कि राफेल हमने उनके उड़ा कर रख दिए, जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के जदीद तरीन जहाज हैं। तो कोई 30 MKI जो इससे पहले जदीद तरीन और इंतहाई खौफनाक तैयारा समझा जाता था कि उसके मुकाबले का ये दावा था इंडियंस के पास कि पाकिस्तान के पास कोई जहाज नहीं, वो भी मार का हक के अंदर हमने मार गिराया। इसी तरह आपने देखा कि उनके जो MiG-21 हैं वो तो ऑपरेशन बालाकोट के अंदर ही उनका सफाया हो गया था और वो किसी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने नहीं ठहर पाए थे। इसी तरह MiG-29 भी इस ऑपरेशन के अंदर मार गिराया गया। जैगुआर्स का हार पूरी दुनिया के सामने है कि हमने देखा कि आयरोज उनके भी हादसा जो है वो होते रहते हैं। तो उसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स के पास मूछ पाने के लिए कोई चीज नहीं ले दे के एक तेजस बचा था जिसके ऊपर वो ताई गुरूर के साथ उसको दुनिया के जदीद तरीन तैयारों के मुकाबले में पेश करते थे। और जब JF-17 थंडर की बात आती थी तो उसको चाइनीज कॉपी कह के उसके ऊपर मेड इन चाइना का लेबल लगाकर पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको अंडरमाइन करने कलामी की माज़रत। चूंकि आप चाइना का जिक्र कर रहे हैं, अभी हमने हाल ही में देखा जो 2-3 रोज कबल जो एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आया हुई है अमेरिका की जानिब से, जिसमें वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया इसको देख चुकी है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जिस तरह से चाइना ने मदद की है वो सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं और एक जानिब ये भारत है, इसके हवाले से भी हमने ये देखा है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो अब ओवरऑल भी अगर हम देखें तो इनकी अपनी मिलिट्री के अंदर भी बहुत बगावत जन्म ले रही है। बहुत सारे ऐसी वीडियोस हमारे सामने मौजूद हैं जिनके अपने ही लोग खड़े होकर किस तरह से मोदी के इस प्रेशर को बात करते हुए नजर आते हैं। इसके हवाले से देखिए, यही बात हम कर रहे थे कि किसी हर इंसान का, हर एक बाशऊर शहरी का एक ज़मीर होता है, वो उसके मुताबिक उसको कुछ चीज़ें राइट कुछ चीज़ें रॉन्ग लगती हैं। तो यही हाल जो है आर्म फोर्सेस के अंदर भी हो सकता है। लेकिन आर्म फोर्सेस जो है बाय नेचर वो पॉलिटिसाइज नहीं हो सकती, उनको होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो। अब प्रॉब्लम यही है कि भारत के अंदर मोदी जी जब से अब अपनी तीसरी टर्म जो है मुसलसल शुरू कर चुके हैं और इससे पहले भी बीजेपी वाजपेयी के दौर के अंदर इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन तब की बीजेपी और आज की बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। आज बीजेपी ने भारत की सोसाइटी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई भी तबका हो, कोई भी मुआशरे का हिस्सा, उन सबको पोलिटिसाइज कर दिया और उन सबको हिंदुत्व के रंग में ऐसा रंग दिया जहां पर सैनिटी प्रिवेल नहीं करती। और लेकिन जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, अब बदकिस्मती की बात है, वो भी प्रोफेशनल आर्मी के बजाय वो भी मोदी के रंग में हमें रंगी दिखाई देती है। नो डाउट के कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं भारत के अंदर जिन्हें अब भी हम सेन वॉइसेस कह सकते हैं, जो कि अकल की बात करते हैं, जो कि शऊर की बात करते हैं, जो कि समझदारी की बात करते हैं। लेकिन जो ये माइंड सेट है, खासतौर पर हिंदुत्व ज्यादा माइंड सेट, ये एक मखसूस नजर से हर चीज को देखता है। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।